वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 12 टेस्ट अभी तक कंप्लीट हो गए थे अपने। जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज वाली टेस्ट सीरीज चल रही थी, यह है टेस्ट नंबर 13। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के प्रश्नों पर। इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न यूपीएससी में। बाकी प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जितने भी यूपीएससी के टेस्ट प्रोवाइड करेंगे वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये टेस्ट नंबर है 13। पहला प्रश्न यहाँ पर 3 स्टेटमेंट वाला। पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पारिस्थितिक तंत्र की स्वयं नियमन की क्षमता को होमियोस्टेटिस के रूप में जाना जाता है। इकोटोन दो या दो से अधिक विविध पारिस्थितिक तंत्रों के बीच का संकर्ण क्षेत्र है। कोई भी दो प्रजातियों का निकेत यानी नीस बिल्कुल समान नहीं होता या होते। कौन सा सही है इसमें? होमियोस्टेटिस पे तो पहले भी कई बार प्रश्न बना है। पारिस्थितिकी तंत्र की स्वनियमन की क्षमता को होमियोस्टेटिस के रूप में जाना जाता है और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बना है। इकोटोन दो या दो से अधिक विविध पारिस्थितिक तंत्रों के बीच का संकर्ण क्षेत्र है और कोई भी दो प्रजातियों के निकेत बिल्कुल समान नहीं होते। ये बात भी ठीक है, तो तीनों के तीनों करेक्ट है। ये डी है इसका आंसर 1 2 3। देखिए, होमियोस्टेटिस पारिस्थितिक तंत्र अपने संतुलन को बनाए रखने में सक्षम है। ये अपनी प्रजाति की संरचना तथा कार्यात्मक प्रक्रियाओं को विनियमित कर सकते हैं और पारिस्थितिक तंत्र के स्वनियमन की इस क्षमता को ही कहा जाता है होमियोस्टेटिस। इकोटोन की बात करेंगे तो इकोटोन दो या दो से अधिक विविध पारिस्थितिक तंत्रों के बीच का संकर्ण क्षेत्र है। उदाहरण के लिए जो मैंग्रोव वन है, समुद्री और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के बीच इकोटोन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। इसके अन्य उदाहरणों में घास के मैदान हो गए, नदी के मुहाने आदि शामिल हो गए। तो दूसरा वाला भी सही है, पहला वाला भी सही है। और तीसरे वाले में है निकेत नीश। किसी पारिस्थितिक तंत्र का निकेत, किसी पारिस्थितिक तंत्र में निकेत का आशय किसी प्रजाति हेतु अद्वितीय कार्यात्मक स्थान से है। यह उन सभी जैविक भौतिक रासायनिक कारकों का संयोजन स्थल है जिनकी किसी प्रजाति को जीवित रहने, स्वस्थ रहने और प्रजनन करने के लिए आवश्यकता होती है। किसी प्रजाति के लिए निकेत यानी नीस अद्वितीय स्थल होता है, जिसका अर्थ है कि कोई भी दो प्रजातियों के लिए यह बिल्कुल समान नहीं होता निकेत। तो तीसरा वाला भी करेक्ट है, तीनों के तीनों करेक्ट हो गए। दूसरा प्रश्न है, टैंगा बायोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है, कौन सा इसमें सही होगा? टैंगा बायोम को बोरियल वन के रूप में भी जाना जाता है और टैंगा क्षेत्रों की तुलना में टुंड्रा क्षेत्रों की तुलना में टैंगा क्षेत्रों में आमतौर पर कम तापमान का अनुभव होता है। यहाँ की प्रमुख वनस्पति में, यहाँ कहाँ, टैंगा की प्रमुख वनस्पति में शंकुधारी सदाबहार वन, जिसमें अधिकांश स्प्रूस के साथ कुछ चीड़ और देवदार शामिल हैं। कौन सा सही होगा इसमें? देखिए, दूसरा स्टेटमेंट कहना चाह रहा है टुंड्रा क्षेत्रों की तुलना में टैंगा क्षेत्रों में आमतौर पर कम तापमान का अनुभव होता है। मतलब इसमें टेम्परेचर कम होता है, कहना चाह रहा है स्टेटमेंट, जबकि कम तापमान होता है टुंड्रा क्षेत्रों वाला, टुंड्रा क्षेत्रों में। ठीक है, टैंगा क्षेत्रों में अधिक होता है टुंड्रा की अपेक्षा, तो दूसरा वाला तो गलत हो गया, क्योंकि टैंगा बायोम को बोरियल वन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ की प्रमुख वनस्पति में शंकुधारी वन, शंकुधारी सदाबहार वन, जिसमें अधिकांश स्प्रूस, चीड़, देवदार के वृक्ष शामिल हैं। तो 1 और 3 सही हो गए। तो कितने सही हो गए यहाँ पर? 2 सही हो गए केवल। देखिए, टैंगा बायोम या टैंगा वन उप आर्कटिक क्षेत्र के वन है जिन्हें बोरियल वन के रूप में भी जाना जाता है। पहला सही है। स्थानीय कहाँ पे मिलेंगे? उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी यूरोप में और एशिया में। टैंगा क्षेत्रों में तापमान आमतौर पर टुंड्रा की तुलना में अधिक होता है। गर्मियों में तापमान शून्य से ऊपर पहुंच जाता है, अर्थात टुंड्रा प्रदेश टैंगा क्षेत्रों से अधिक ठंडे होते हैं। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट हो गया गलत। वनस्पति और जीव की बात करें तो यहाँ की प्रमुख वनस्पति शंकुधारी सदाबहार वन है, जिनमें अधिकांश स्प्रूस के साथ कुछ चीड़ और देवदार के वृक्ष शामिल हैं। यहाँ के जीव जंतुओं की बात करें तो पक्षी है, बाज है, फर वाले मांसाहारी जीव हैं, छोटे मिंक हैं, एल्क है, प्यूमा, साइबेरियन बाघ मिलेगा, बुलबुरिन मिलेगा, भेड़िया आदि मिलेंगे।
तीसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। यह है जैविक संबंध और यह है विशेषताएं। सहभोजिता यानी कॉमेंसलिज्म, सहजीविता यानी अमेंसलिज्म, परजीविता यानी पैरासिटिज्म। विशेषताएं इनकी, कौन सा इसमें सही सुमेलित है? बताइए। एक प्रजाति को नुकसान दूसरी अप्रभावित रहती है, एक प्रजाति को लाभ दूसरी अप्रभावित रहती है, एक प्रजाति को लाभ दूसरी को हानि होती है। एक प्रजाति को लाभ दूसरी को हानि होती है, जैसे कि मानव के शरीर में जू, उसका खून चूसेगी तो मानव को हानि होगी, लेकिन जू को लाभ हो रहा है। आप किसी तालाब में घुस जाओ, जोक चिपक जाएगी आपके ऊपर पैरों पे, तो वो खून चूस रही है, ठीक है, तो उसको लाभ हो रहा है, लेकिन आपका तो नुकसान हो रहा है ना, तो ये एक तरह से परजीविता हो गई है, पैरासिटिज्म हो गया, तो ये तो सही है। बाकी सहजीविता जो है एक प्रजाति को नुकसान और दूसरी अप्रभावित, ये दूसरा मिलेगा पहले से। और सहभोजिता यानी कॉमेंसलिज्म, एक प्रजाति को लाभ और दूसरी अप्रभावित, ये मिलेगा पहला दूसरे से। तो केवल एक ही यहाँ पर सही सुमेलित है, केवल एक। और ये इम्पोर्टेंट है, ये इंग्लिश में जो लिखा है इसको देवनागरी में हिंदी में लिखकर भी पूछ लेते हैं। कॉमेंसलिज्म क्या है, अमेंसलिज्म क्या है, पैरासिटिज्म क्या है, ठीक है। यहाँ तो लिख दिया परजीविता, सहभोजिता, सहजीविता, इसको दोनों को याद रखिएगा। केवल एक ही सही है। जैविक संबंधों के प्रकार हैं। सहभोजिता, सहभोजिता यानी इसमें एक प्रजाति को लाभ होता है, दूसरी अप्रभावित रहती है। उदाहरण है इसका, गाय का जो गोबर है वो गोबर के कीड़ों को भोजन और आश्रय प्रदान करता है और गायों पर भृंगों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो पहला जो है सही सम्मिलित नहीं है। सहजीविता की बात करें, इसमें एक प्रजाति को नुकसान होता है और दूसरी होती है अप्रभावित। इसका उदाहरण देखें तो किसी बड़े पेड़ की छाया से उसके आसपास के छोटे वृक्ष का विकास जो है रुक जाता है, क्योंकि उस पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ पाती। इसमें छोटे पौधे का बड़े पेड़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो दूसरा वाला सही सम्मिलित नहीं है, क्योंकि दूसरा पहले के लिए था, पहला दूसरे के लिए था, तीसरा तीसरा सही है, ठीक है। तो एक प्रजाति को नुकसान हो रहा है, मतलब जो छोटा वाला पौधा उसका तो नुकसान हो गया, दूसरी अप्रभावित जो बड़ा वाला पौधा उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। परभक्षण या परजीविता इंग्लिश में पैरासिटिज्म, एक प्रजाति को लाभ होता है, दूसरे को हानि होती है। जू जोक वाला एग्जाम्पल ले सकते हो। एक एग्जाम्पल ये है जैसे कि मछली जो है परजीवियों को मारकर खाती है। दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर टिक द्वारा जीवों का खून चूसने से जीवों को हानि होती है। टिक भी एक जीव है, तो तीसरा सही समझ लेता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर जैव आवर्धन की एक डेफिनेशन लिखी है उसके सामने। अब वो है सही या नहीं सही है ये आपको इस कोड के अनुसार उत्तर देना है। और एक है जैव संचयन। जैव संचयन यानी बायो ऑक्यूमुलेशन और जैव आवर्धन यानी बायो मैग्निफिकेशन। देखिए, बायो मैग्निफिकेशन का आशय जो है वो है खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर के जीवों में प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि होते रहना। यानी पहला दूसरे के लिए है। और बायो एक्यूमुलेशन क्या है? वातावरण से खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषण स्तर पर जीव में प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि होते रहना। तो इंटरचेंज करोगे तो करेक्ट होगा, वरना डी है इसका आंसर। देखिए, जैव संचयन इसका आशय समय के साथ जीवों के ऊतकों में विषाक्त पदार्थों या प्रदूषकों जैसे पदार्थों का क्रमिक संचयन होना है। जैव संचयन में वातावरण से खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषण स्तर के जीवों में प्रदूषक की सांद्रता में जो है वृद्धि होती रहती है। तो पहला वाला इनकरेक्ट हो गया। जैव आवर्धन की बात करें तो इसका आशय प्रदूषकों की एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक जाते समय संकेंद्रित होने की प्रवृत्ति से है। जैव आवर्धन में खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि होती रहती है। जैव आवर्धन के लिए प्रदूषक दीर्घकालिक वसा में घुलनशील और जैविक रूप से सक्रिय होने चाहिए। तो दोनों के दोनों जो है सही सम्मिलित नहीं है वहाँ पर। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों पर विचार कीजिए। एजिटोबैक्टर है पहले में, दूसरे में राइजोबियम है, तीसरे में है एनावेना। क्या है ये? उपरोक्त में से कितने जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनियम आयनों में संग्रहित करने में सक्षम है? एजिटोबैक्टर तो है, राइजोबियम भी है, एनावेना भी है, तो तीनों के तीनों है, तो सी है इसका आंसर।
देखिए, कुछ सूक्ष्मजीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनियम आयनों में संग्रहित करने में सक्षम होते हैं। इनमें शामिल है मुक्त जीवित नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे कि एरोबिक एजिटोबैक्टर और एनारोबिक क्लोस्ट्रीडियम। सहजीवी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया फलीदार और गैर फलीदार पौधों की जड़ों में रहते हैं जैसे कि राइजोबियम, और नीली हरी शैवाल भी इसमें शामिल है, यानी एनावेना और स्पिरुलिना। ठीक है, तो सी सही हो गया, सारे सही हो गए तीनों। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कथन 1 है, कथन 2 है, इसकी व्याख्या करेगा तो दोनों सही होंगे, व्याख्या करेगा तो ए होगा, दोनों सही होंगे, व्याख्या नहीं करेगा तो बी होगा आंसर। इनमें से कोई सही गलत होगा तो आंसर सी या डी में से दिया जाएगा। ज्वारनमुख, ज्वारनमुख या मुहाना और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एस्चुरी, विश्व में सबसे अधिक उत्पादक जल क्षेत्र हैं। ये नदी के अंतिम छोर वाले क्षेत्र हैं जो ज्वार भाटा से प्रभावित होते हैं। क्या ये ज्वार भाटा से प्रभावित होती है एस्चुरी? देखिए, नाम में इसके ज्वार आ रहा है तो हो सकता है ठीक हो दूसरा स्टेटमेंट। बिल्कुल, ज्वारनमुख या मुहाना या इंग्लिश में एस्चुरी विश्व में सबसे अधिक उत्पादक जल क्षेत्र हैं ये, और ये नदी के छोर वाले क्षेत्र होते हैं जो ज्वार भाटा से प्रभावित होते हैं। तो क्यों उत्पादक क्षेत्र हैं ये, क्यों है इनमें प्रोडक्टिविटी? ज्वार भाटे से प्रभावित होते हैं इसलिए नहीं, ये बात तो सही है दोनों की दोनों। ये इसलिए विश्व के सबसे अधिक उत्पादक जल क्षेत्र हैं क्योंकि यहाँ नदी का जो पानी मिलता है और जो समुद्र के तत्व होते हैं वहाँ यहाँ पर एकत्र होते हैं, वो जो है इस पर एकत्र होते हैं, इसलिए है ये अत्यधिक उत्पादक जल क्षेत्र, ना कि ज्वार भाटे से प्रभावित होने के कारण। तो फिलहाल है तो ये दोनों के दोनों सही, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं करता, बी है इसका आंसर। देखिए, ज्वारनमुख या एस्चुरी ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ कोई नदी जो है समुद्र से मिलती है। ज्वारनमुख या मुहाना विश्व में सबसे अधिक उत्पादक जल निकाय हैं, तो पहला सही हो गया। यह नदी के अंतिम छोर वाले क्षेत्र होते हैं जो ज्वार भाटे से प्रभावित होते हैं, तो दूसरा वाला भी सही हो गया। देखिए, यह सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं क्योंकि यहाँ ताजे और समुद्री जल से उच्च मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, इसलिए। ठीक है, लवणता प्रवणता और ज्वार में परिवर्तन, ताजा जल तथा ज्वारनमुख क्षेत्र में पोषक तत्वों के प्रवाह से यहाँ विभिन्न प्रकार के आवासों का निर्माण होता है जिससे विविध खाद्य जाल को समर्थन मिलता है, ये कारण है। इसलिए ऐसा नहीं कि यहाँ ज्वार भाटा आता है इसलिए। तो विकल्प भी सही है क्योंकि कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, अतः विकल्प भी सही है। कथन 1 और 2 दोनों सही है, लेकिन कथन 2 जो है कथन 1 का स्पष्टीकरण नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक वर्ड वाला। निम्नलिखित में से किसे महासागर के वर्षावन कहा जाता है? स्थलीय वर्षावन तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को कहते हैं। महासागर के वर्षावन क्या है बताइए? जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन यानी पादप प्लवक शैवाल, या प्रवाल यानी कोरल, मूंगा। कोरल को कहा जाता है कोरल रीफ, प्रवाल या मूंगा। महासागर या समुद्र के वर्षावन जिन्हें प्रवाल भित्तियों यानी कोरल रीफ के रूप में भी जाना जाता है, ऐसे पारिस्थितिक तंत्र हैं जो विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों का आवास होते हैं। जैसे कि भूमि पर वर्षावन विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों की प्रजातियों का आवास होते हैं ना, उसी तरह से समुद्र के ये वर्षावन है। देखिए, छोटे प्रवाल प्रवाल भित्ति जो है छोटे कठोर जानवरों की कॉलोनियां द्वारा बनाई जाती हैं जिन्हें कोरल पॉलिप्स कहा जाता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट की संरचनाओं का निर्माण करते हैं। ये संरचनाएं मछली, क्रस्टेशियंस, मोलस्क और कई प्रकार के शैवाल सहित अनगिनत अन्य प्रजातियों हेतु आवास प्रदान करती हैं। जू प्लैंकटन हो गया यानी जंतु प्लवक, फाइटो प्लैंकटन हो गया यानी पादप प्लवक, और शैवाल सभी महासागर पारिस्थितिक तंत्र के महत्वपूर्ण घटक हैं ये भी, लेकिन इन्हें महासागर के वर्षावन नहीं माना जाता। महासागर के वर्षावन है कोरल रीफ। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है, यहाँ पर कौन सा इसमें सही होगा?
नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों के डेटा तक पहुंच प्रदान करता है। मंच केवल सरकारी अधिकारियों हेतु सुलभ है और जनता के लिए नहीं खुला है। देखिए, इस तरह के जो प्रश्न आते हैं ना यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में आ जाए, तो ये केवल किंतु परंतु वाले जो स्टेटमेंट होते हैं ना, अधिकतर गलत होते हैं, 90% गलत होते हैं ये। और एक मिनिस्ट्री से रिलेटेड गलत होता है, अगर कोई मंत्रालय वहाँ पर लिखा है तो वो गलत ही होगा। ठीक है, पढ़ा है तो ठीक है, वरना 50-50 में है तो मिनिस्ट्री जो है वो गलत ही होगी। गलत है इसलिए पहला भी, और यहाँ केबल की वजह से तो दूसरा गलत हो ही गया, तो दोनों के दोनों गलत हैं, ये डी है इसका आंसर। नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म NDAP मई 2022 में नीति आयोग ने मंत्रालय और राज्य सरकारों के सहयोग से NDAP नामक एक परिवर्तनकारी अपने डेटा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, तो पहला गलत है। देखिए, केंद्र और राज्य सरकारों की संस्थाओं से उपयोगकर्ताओं को उनके अनुकूल इंटरफेस और प्रभावशाली एनालिटिक्स के साथ मशीन पठनीय प्रारूपों में महत्वपूर्ण मूलभूत डेटा सेट प्रदान करता है, और यह प्लेटफॉर्म विविध डेटा सेट को सरकार से जोड़ने के लिए अत्यधिक तरीकों का उपयोग करता है और एक साथ कई प्रकार के डेटा के उपयोग में सक्षम बनाता है। NDAP के लक्षित उपयोगकर्ताओं में नीति निर्माता, सिविल सेवक, विश्वविद्यालय के छात्र और शोधकर्ता, पत्रकार भी है, नव प्रवर्तक और नागरिक समाज समूह शामिल हैं। ऐसा नहीं है केवल सरकार के लिए खुला है, इन सब के लिए खुला है, तो दूसरा गलत है। पहला मिनिस्ट्री के चक्कर में गलत है क्योंकि नीति आयोग है, तो दूसरा भी इनकरेक्ट है, पहला भी इनकरेक्ट है। अब है क्वेश्चन नंबर 9, पेटेंट की एवरग्रीनिंग। पेटेंट की एवरग्रीनिंग के संदर्भ में 3 कथन है यहाँ पर। यह पेटेंट की अवधि और उनकी लाभप्रदता बढ़ाने के लिए दवाओं में फेरबदल करने का एक अभ्यास है। तो दवाओं में अगर फेरबदल हो रहा है तो वो तो गलत है ना। भारत सरकार पेटेंट ने एवरग्रीनिंग अभ्यास की अनुमति प्रदान की है, कैसे कर देगा, कैसे कर देगा? यह उन लाखों लोगों की सहायता करेगा जो महंगी संशोधित दवाओं को वहन नहीं कर सकते। बताइए, पेटेंट की एवरग्रीनिंग, ये तो गलत ही है। पहला ठीक है, तीसरा ठीक है, तो दो को हटा दो, 2-3 में भी है, मतलब डी वाले स्टेटमेंट में, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3 सी। देखिए, पेटेंट की एवरग्रीनिंग पेटेंट की अवधि और उनकी लाभप्रदता बढ़ाने के लिए दवाओं में फेरबदल करने का एक अभ्यास है। ठीक है, भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 ने पेटेंट की एवरग्रीनिंग की हानिप्रद प्रथा को रोकने के लिए कई प्रावधान किए, तो दूसरा वाला गलत है। यह महंगी संशोधित दवाओं को वहन नहीं कर पाने वाले लाखों लोगों की सहायता करने के लिए और साथ ही घरेलू जेनेरिक दवा बाजार के विकास के लिए है, तो तीसरा वाला सही है। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट PDF सीरीज प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है ऑलिव रिडले कछुओं से रिलेटेड। कुछ दिन पहले भी सवाल बनाया था हमने ऑलिव रिडले कछुए से। ऑलिव कलर, ऑलिव मतलब ग्रीन जैसी होता है, ऑलिव ग्रीन, ठीक है, हल्का हरा जैसा, जैतून कलर बोलते हैं इसको। तो IUCN की लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त है क्या ऑलिव रिडले कछुए? ये अपने अद्वितीय सामूहिक निडन प्रक्रिया हेतु जाने जाते हैं, जिन्हें अरीवदा के नाम से जाना जाता है। वे दुनिया में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं की प्रजातियों में सबसे छोटे हैं। तो जूम मारकर ये फोटो है, छोटे होते हैं काफ़ी, और वुलनरेबल हैं IUCN की रेड लिस्ट में, यानी अति संवेदनशील है, न कि गंभीर रूप से संकटग्रस्त। गलत है पहला स्टेटमेंट। बाकी अपने अद्वितीय सामूहिक निडन प्रक्रिया के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी आबादी में प्रजनन करते हैं, अरीवदा उसको कहा जाता है, और दुनिया में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में की प्रजाति में सबसे छोटे हैं ये, और मांसाहारी होते हैं कछुए। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर के गर्म जल में पाए जाते हैं। भारत में जो उड़ीसा है उसमें गहिर माथा
गहीरमाथा जो अभयारण्य है वो इनके प्रजनन के लिए विश्व में जाना जाता है। तो दूसरा और तीसरा सही हो गया, ए हो गया इसका आंसर। देखिए, ओलिव रिडले कछुए विश्व भर में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटे कछुए हैं और बड़ी संख्या में मौजूद हैं। तीसरा वाला स्टेटमेंट सही हो गया। बड़ी संख्या में मौजूद है तो गंभीर रूप से संकटग्रस्त तो हो ही नहीं है। ये कछुए होते हैं मांसाहारी और इनका जो नाम है इनके बाह्य आवरण के ऑलिव कलर यानी जैतून रंग से प्रेरित है। ये कछुए अपने अद्वितीय सामूहिक निडन यानी मास नेस्टिंग करते हैं ये बड़ी संख्या में। अरेविदा कहा जाता है उसको, जिसमें हजारों मादाएं अंडा देने के लिए एक ही समुद्र तट पर एक साथ आती हैं। तो दूसरा सही हो गया। ये कछुए जो हैं प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में और हिंद महासागर के गर्म जल में पाए जाते हैं। उड़ीसा का जो गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य है उसको विश्व में समुद्री कछुओं की सबसे बड़ी रुकरी के रूप में जाना जाता है, यानी प्रजनन करने वाले जीवों की एक कॉलोनी उड़ीसा का गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य। इनके संरक्षण की स्थिति देखें तो IUCN की रेड लिस्ट में कछुए होते हैं वुल्नरेबल, यानी सुवेद इसको बोल दो या संवेदनशील बोल दो। तो पहला वाला गलत हो गया क्योंकि वहाँ अति गंभीर रूप से संकटग्रस्त लिखा था। संकटग्रस्त भी नहीं है, वुल्नरेबल है। अभी वुल्नरेबल के बाद की स्थिति होती है संकटग्रस्त, उसके बाद गंभीर रूप से संकटग्रस्त, फिर विलुप्ति की कगार पर चला जाता है जानवर। तो अभी तो उनको संरक्षण है क्योंकि वुल्नरेबल है। बाकी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है और साइट्स के परिशिष्ट 1 में शामिल है। तो 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न एनवायरमेंट इकोलॉजी के, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पर्यावरण पारिस्थितिकी के कभी कभी UPSC में 17 सवाल भी पूछे जाते हैं, 8 सवाल 11 सवाल, और वो सवाल सभी इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के सहभोजिता, सहजीविता, परजीविता, इकोटोन क्या है, होम्योस्टेटिस क्या है। ठीक है, धन्यवाद।